हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। सीमा 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी जो पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उम्र यही कोई 16 साल के करीब होगी। जो किसी भी भंवरे को प्यासा कर दे। प्यार, मोहब्बत और रोमांस का उसे कोई ज्ञान नहीं था। अपने शराबी बाप को रोज रात में माँ के साथ बिस्तर पर खटपट करते सुना था। गरीब घर की वो लड़की सुबह घर का काम करती, जब उसकी माँ दूसरों के घर काम करती। माँ के आने के बाद वो दिन में सरकारी स्कूल जाती। उन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन सीमा की स्कूल की छुट्टी हुई। करीब दोपहर के 3 बज रहे होंगे और तेज़ बारिश की वजह से बाहर बहुत कम रोशनी थी। बारिश भी इतनी तेज़ कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने पर भी जब बारिश कम न हुई तो उसने निकलने का फैसला किया। आधे घंटे का पैदल सफ़र था उसके घर तक का। जूते गीले ना हो जाएं, इसलिए उसने उतार कर प्लास्टिक के थैले में डाल लिए। बस्ता कंधे पर लटकाए तेज़ बारिश में भीगते हुए वो निकल पड़ी। विनोद और सुरेश स्कूल के आगे के टर्न पे अपनी बुलेट पे भीगते बैठे थे। 2 हफ्ते से उन दोनों लफंगों ने कुछ नहीं किया था, इसलिए आज उनका पार्टी का दिन था। जब सीमा उनके बाजू से गुजर रही थी तब विनोद ने लपककर उसे पीछे से दबोच लिया और स्टार्ट हुई बुलेट पर सुरेश के पीछे बैठ गया। उसकी हथेली सीमा के मुंह पर थी और उसका बदन उन दोनों के बीच में। सीमा के जूते इस अचानक हुए हमले में वहीं गिर गए और इतनी जल्दी में उसे कुछ समझ तक नहीं आया। जब दिमाग सोचने की हालत में हुआ तो पाया कि वो करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे गांव के बाहर निकल गए थे। विनोद ने उसका बस्ता निकालकर सड़क के एक किनारे नाले में फेंक दिया और सीमा के मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया। तेज़ बारिश की वजह से सड़क सुनसान थी और वैसे भी वो अपने हाईवे के शहर के बाहर आ गए थे। 1.5 घंटे का सफ़र था उनके घर तक का। सीमा मुंह पर से हाथ हटते ही रोते हुए मचलने लगी कि उसे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हैं हमको, हमारे घर जाना है। विनोद ने अपनी रामपुरी निकालकर उसके गर्दन पे रखा और कहा, तू कहीं नहीं जा रही है रानी, हमारे साथ स्वर्ग में चलो, बहुत प्यार देंगे और तुमको परी बना देंगे, जन्नत की परी। सीमा कुछ समझ न पाई और सुबकते हुए कहने लगी, माँ मारेगी अगर लेट हो गई तो, बाबूजी तो बेल्ट से मारेंगे, आज खाना भी नहीं मिलेगा अगर घर पहुँच के काम नहीं किया तो। विनोद प्यार भरे स्वर में बोला, क्या रानी, माँ और बाबूजी प्यार नहीं करते क्या तुमको? सीमा बोली, नहीं, बहुत मारते हैं, क्योंकि हम लड़का नहीं हैं, इसलिए बाबूजी माँ को भी मारते हैं और माँ हमारे ऊपर गुस्सा निकालती है। विनोद, कोनो बात नहीं रानी, अब तुमको घर जावे की कोनो ज़रूरत नहीं, हमारे साथ चल, खूब सुख से रहेगी, खूब खाए पिए के मिले और रानी बना के रखेंगे। का नाम बा तोहार? उसने धीरे से कहा, सीमा। विनोद, अरे तोहार तो नाम भी सीमा है, चल हमारी रानी बनकर रहेगी, तो का कुछ भी करे की ज़रूरत न पड़ी। सीमा ये बातें सुन के थोड़ी शांत हुई, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई क्यों उसे महारानी बनाकर रखेगा। असमंजस में वो बोली, पर हमको कहाँ ले जा रहे हो और काहे कुछ भी ना करे के पड़ी, हम तो गरीब घर के नसीब फूटन लड़की बनी। अब विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया रानी समझ लो, हमको भगवान ने अपने सबसे सुंदर गुड़िया का खूब अच्छे से ख्याल रखबे खातिर भेजा है। हम दोनों अप्सरा जैसन सुंदरी अपनी सीमा का खूब देखभाल करब और बदला में तुम हमार। सीमा हंसते हुए बोली, धत तेरे की, हम कहाँ सुंदर बनी, सब हमको काली कह के चिढ़ाते हैं। विनोद बोला, काली होने से कोई असुंदर थोड़ी हो जाता है, तुम तो काजोल के जैसी सुंदर और प्यारी हो। सीमा लजा गई और सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। विनोद बोला, गुड़िया रानी, तुम हम दोनों की लुगाई बनोगी ना? सीमा थोड़ा सकपकाई और पूछने लगी, दोनों की लुगाई का मतलब तो हार? विनोद हंसकर बोला, हाँ सीमा रानी, और इसमें बुराई का है? पांडवों की भी तो एक ही लुगाई थी ना, द्रौपदी।
फिर हम तो दो ही हैं और फिर हम दोनों तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे, तो तुमको भी तो दोनों की तरफ आपन लुगाई वाला काम करे के पड़ी ना। रोज़ त्योहार के खिलौना, जेवर, कपड़ा, पकवान हम दोनों लाएंगे ना। अब देखो हमको भगवान ने कहा कि तुमको पूरा सुख दें जो तोहरा के अभी तक ना मिला। वो बोले कि दिन रात तुमको प्यार देवे और कभी अपने से अलग न करे। और भगवान बोले हैं कि एक तरह से हो सकता है अगर हम दोनों तुमसे बिया करके तुझे अपनी लुगाई बना लें। इन अनपढ़ काले गरीब घर की लड़कियों को चाहे कोई ज्ञान हो ना हो, पर इतना ज़रूर एहसास होता है कि 16-18 साल की उम्र तक पहुँचते ही शादी करके अपने मर्द का घर सजाना होता है। हालांकि सीमा को ये एहसास न था कि मर्द की किन ज़रूरतों का ख्याल रखना होता है और बच्चे कैसे जनते हैं। फिर भी वो ये सोच के खुश थी कि उसे अपनी माँ के जैसा पति नहीं मिला। सीमा बड़ी हैरानी से पूछने लगी, लेकिन हमको तो प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम है, हम कैसे आप दोनों को सुखी रखेंगे? और हमसे कुछ कमी हो गया तो भगवान कभी हमको माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर विनोद हंसने लगा और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोला, सीमा रानी, जब बिया हो जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि मर्द को प्यार कैसे किया जाता है। फिर भी उसे अच्छा लग रहा था और घर की याद तो उस दुखियारी गरीब को सता ही नहीं रही थी। शायद उसके लिए अच्छा ही हुआ जो उसे उस नरक से छुटकारा मिल गया। और इस तरह उसी अवस्था में 10 मिनट बाद सीमा हौले बकरी जैसी मिनमिनाते हुए बोली, सुनिए, हमको हल्का होना है। ये सुनते ही सुरेश के पैर ब्रेक पर जम गए। वो समझ गया ही कि बारिश की ठंडक कमाल कर गई। सड़क के साइड में बाइक लगाकर विनोद ने सीमा को इशारा करते हुए करीब की एक झाड़ी के उधर जाने के लिए बोला। सीमा झाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो पाया कि वो दोनों भी साथ आ रहे थे। झाड़ी तक पहुंच के वो असमंजस में खड़ी दोनों को देखने लगी। दोनों उसकी बेचैनी को भांप गए। फिर विनोद बोला, सीमा रानी, अपने होने वाले पति परमेश्वर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों सीमा को उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। शायद इसलिए कि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था और ख़राब के दिनों से मुक्त एक आज़ादी। विनोद की ये बात सुनकर सीमा ने शरारत से उंगली नचाकर बनावटी अंदाज में कहने लगी, आप लोग बहुत बेशर्म हैं, शादी के पहले ही दुल्हन को सता रहे हैं। विनोद का ये तर्क बनावटी थे। सीमा को सुन के ऐसा लगा जैसे वो दोनों उसे बहुत चाहते हैं और वो सचमुच उसके लिए भगवान द्वारा भेजे हुए फरिश्ते हैं। सीमा ने नज़रें नीचे झुकाई और बोली, हमका माफ़ कर दो, हम बहुत छोटे हैं ये सब बात समझने के लिए। आप दोनों सचमुच फरिश्ता हैं जो हमको नरक से निकाल के स्वर्ग ले जा रहे हैं। सुरेश ने बाइक स्टार्ट की और सीमा पहले की तरह विनोद के तरफ मुंह करके थकान की वजह से सो गई। उन दोनों को मालूम था कि ये सिर्फ शुरुआत है और आज रात शादी के बाद अभी उन्हें सीमा के साथ और भी प्यार करना है। सीमा की नींद खुली जब अचानक से बाइक रुकी। उसने अचकचाते हुए आंखें खोली तो देखा कि वो जंगल के बीच में कहीं थे और वहाँ 1-2 मंजिल का पक्का मकान था। विनोद ने उसे उठाया और सुरेश के साथ अंदर आ गया। ये ड्राइंग रूम था। कुछ सोफ़ा कुर्सियों के अलावा यहाँ एक छोटा टेबल बार भी था जिसमें देसी विदेशी सब तरह की विस्की और बियर रखे हुए थे। अगला बेडरूम था। ये एक गोलाकार कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारों पर फोटो चिपके हुए थे। कमरे के बीचों बीच का बड़ा गद्देदार पलंग था जिस पर मखमल की चादर और कंबल था। बिस्तर के दोनों तरफ शोकेस थे जिसमें प्राचीन पत्थरों की मूर्तियां थीं। ये सब देखकर सीमा शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और न जाने क्यों उन तस्वीरों को देख उसे एक मीठा सा एहसास हो रहा था। हालांकि गर्मी का मौसम न था, पर इन सब को तो हमेशा ही गर्मी होती रहती थी। रूम की शांति भंग करते हुए सुरेश ने पूछा, क्या रे गुड़िया, कैसन लगा हमारा शयन कक्ष? सीमा शर्माते हुए बोली, खूब सुंदर है, पर ये सब फोटो काहे लगा रखे हैं? सुरेश बोला, अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तो तू हमारी लुगाई बन रही है,
तो तुमको मालूम तो होना चाहिए ना कि ब्याह के बाद क्या करते हैं, और फिर ई सब से सीख कर ही तो तुम हमको खुश कर पाओगी ना। और मर्द लुगाई के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सीमा को जैसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया और वो अफसोस भरे लहजे में बोली, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको लुगाई का कोनो कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए पूछ लिए। विनोद हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं सीमा रानी, अब तो अपना जन्म जन्मांतर का साथ होगा, धीरे धीरे सब सिखा देंगे। सीमा ने फिर जिज्ञासा से पूछा, ये रूम में खाली एक ही पलंग क्यों है? इस बार सुरेश के हंसने की बारी थी। अरे सीमा रानी, जब हम तुम्हारे मर्द बन जाएंगे तो क्या हमसे अलग सोया करोगी? सीमा की शर्म से नजरें जमीन में गड़ गईं। इतने में विनोद बाजू के कपाट में से एक लाल घुटनों तक का घाघरा, लाल डोरियों वाली चोली और एक लाल दुपट्टा लेकर आया और सीमा को देते हुए बोला, ले सीमा पहन ले, नहा धो के रसोई में जाकर जरा सबके लिए चाय और नाश्ता बना दे। सीमा ने कपड़े हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगी तो विनोद ने पूछा, क्या हुआ गुड़िया रानी? सीमा उत्सुकता से पूछने लगी। सब ठीक है। सीमा को कुछ अजीब लगा, पर वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए हौले से सिर हाँ में हिला दिया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। बारिश से भीगा बदन जब झरने के गुनगुने पानी से नहाई तो सारी थकान और नींद उड़ गई। करीब आधे घंटे बाद सीमा तैयार होकर बाहर निकली। वो अपने गीले कपड़े लिए दूसरे कमरे में पहुंची तो सकपका गई। वो दोनों बिल्कुल जन्मजात अवस्था में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। सीमा को देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे। आज सीमा बिल्कुल लाल परी लग रही थी। उन्हें अपने शिकार पर गर्व हो रहा था। कुछ पल की चुप्पी को विनोद ने तोड़ा और छेड़ते हुए बोला, अरे वाह गुड़िया रानी, खूब जच रही हो ये कपड़ों में, एकदम घरवाली जैसन लग रही हैं। अच्छा जाओ और कुछ सामान है रसोई में, चाय और नाश्ता बना लो, फिर थोड़ी देर में पुजारिन आती होगी। सीमा ताज्जुब से पूछने लगी, पुजारिन? वो क्यों? घर में कोई पूजा करवाना है क्या? विनोद बोला, पूजा ही तो है सीमा, हमारा ब्याह होगा तो पूजा तो होगा ही ना। धत तेरे की। ये कहते हुए सीमा रसोई की तरफ लपकी। विनोद जिसकी बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पास के गांव की एक औरत थी जो जवानी में उन दोनों का शिकार बनी थी। उसे ही पुजारिन बनाकर वो सीमा को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि उनकी शादी हो रही है, ताकि वो पूरी जान लगाकर बिना शिकायत किए अपने पतियों की सेवा करे। सीमा रसोई में उपमा और चाय बनाकर कमरे में ले आई। उनको सर्व करने के बाद वो बाजू के चेयर पर बैठ गई। अभी भी वो उनके इस अवतार को देखकर कंफर्टेबल नहीं हुई थी। विनोद ये ताड़ गया और तारीफ करते हुए बोला, वाह, चाय और उपमा तो बहुत बढ़िया है। गुड़िया रानी, तू तो बहुत अच्छी रसोइया लगती है। लगता है अब हम दोनों को खूब स्वादिष्ट खाना मिलेगा। उनकी तारीफ सुनकर सीमा नजरें नीचे करके मुस्कुराने लगी। इतने में विनोद बड़े लाड से बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। सीमा को कुत्ते की तरह पुचकारते हुए वो उठा और सीमा की एक बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ हौले से खींच लिया। आज तक किसी ने उसके साथ इतने प्यार से व्यवहार नहीं किया था। और अच्छा खाना, रहने को इतना बड़ा घर, अच्छे कपड़े, प्यार, इन सबके एहसानों तले वो दबी जा रही थी। इन्हीं सोचों में उलझी वो विनोद के बगल में जा बैठी। राइट हाथ में उपमा का प्लेट लिए लेफ्ट हाथ में चम्मच से उठाकर खिलाने लगा। सीमा को विनोद का लाड बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुरेश ने लपककर अपना धोती उठाई और कमर पर लपेटते हुए उठ गया। उसका दरवाज़ा खोलते तक विनोद भी अपना धोती लपेट चुका था। सुरेश ने दरवाज़ा खोला तो सामने गीता को पाया। ये वही औरत थी जिसकी बात वो सीमा से कर रहे थे। करीब 35 साल की उम्र होगी उसकी। सीमा ने देखा वो सर से पांव तक भगवे कपड़े में थी। लंबे बाल, माथे पर टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। सचमुच किसी मंदिर की पुजारिन लग रही थी वो औरत। गीता अंदर आकर रानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और उसके गाल पर चुटकी काट कर बोली,
तो ये है नन्ही दुल्हन। अरे विनोद, आप तो बोले थे कि जवान है, पर ये तो और मासूम दिख रही है। खूब मस्त दुल्हन लाए हो अपने लिए, हाँ। सीमा के गाल शर्म से लाल हो गए और नजरें नीचे गड़ गईं। गीता मजाक करते हुए फिर बोली, अरे वाह, ये तो लजाती भी है। क्या रे गुड़िया, बिया करेगी इन बैलों से? सीमा के तो होंठ ही सिल गए थे जैसे। गीता उसकी अवस्था समझते हुए बोली, आ तुझे तैयार कर दूं। ये कहते हुए दोनों बेडरूम में चली गईं। दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगला भाग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मेरा भाई भाभी से मसाज करवाकर सोता था। एक दिन भाभी मायके जाने लगी। मुझे कहा रात को भाई की मसाज कर देना। मैं भाई की मसाज करने गई। भाई ने मेरे साथ मसाज की जगह भाई हर रात भाभी से मसाज करवाकर सोते थे। जब तक भाभी मसाज न करती, भाई को नींद नहीं आती थी। एक दिन भाभी को शादी पर जाना था। भाभी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को भाई की मसाज कर देना, वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर भाई की मसाज करने चली गई। अभी 15 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। भाई ने मेरे साथ मेरी भाभी मुझे बोलकर गई थी कि भाई का ख्याल रखना। साथ ही मुझे वो एक काम करने के लिए भी कह गई थी। मैंने वही काम किया था। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अभी मैं परेशान थी कि भाभी वापस आएगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वो क्या कहेंगी कि मैंने तुझे भाई का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने यह सब कर दिया। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। सब खुद ही हुआ था। मेरे भाई बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। यह हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। मेरी जो पहले वाली भाभी थी वो बहुत अच्छी औरत थी और उनसे मेरे भाई को औलाद न हुई। तो भाई ने कहा कि उससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे भाई को औलाद न हुई। भाई सबको कहते थे कि सारी बांझ औरतें मेरे नसीब में हैं, मेरी उनसे ही शादी हो जाती है। भाई ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वो बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन भाई न माने। मैं तुझे रखकर क्या करूंगा, तेरा मुझे क्या फायदा है। जबकि उन्होंने भाई के साथ 5 साल गुजारे थे और 5 साल में वो इतनी ज्यादा बुरी लगने लगी थी। जब शादी हुई तो उस वक्त काफी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे भाई औरतों के साथ क्या करते थे कि उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे भाई ने तीसरी शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने भाई के साथ अकेली रहती थी। बाबा जिंदा होते तो मुझे कभी भाई के साथ अकेला नहीं छोड़ते। भाई ने घर अलग किया हुआ था। वो बहुत अमीर थे। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, ऐसी सब कुछ था। हम लोग जरा भी गरीब नहीं थे। मेरा दिल करता था कि मैं अपने भाई के घर हेमाशा टीवी देखूं, फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीऊं, गर्मियों में ऐसी के मजे लूं, आराम से सकूं। मेरे भाई को माँ बाबा के मर जाने का बड़ा दुख था, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। ये जो मेरी तीसरी वाली भाभी थी, यह भी मासूम थी। भाई कहते थे कि मेरे नसीब में सारी की सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन दरअसल उनके नसीब ऐसी औरतें आई थीं जो बहुत ही ज्यादा शरीफ और मासूम होती थीं। ये भाभी भी बहुत अच्छी थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत ज्यादा सेवा करवाते थे। पूरा दिन उसकी कोई ना कोई फरमाइश होती। बिन मौसम की चीज पकवाते। तभी तो कहते पकौड़े बना दो, कभी चाय बना दो, और मुश्किल से मुश्किल खाना बनवाता रहते थे। मुझे कहते थे कि तुम भी खाया पिया करो, ऐश किया करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे घर के काम करने के लिए भाभी ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी भाभी पर ही थी। मैं उनकी मदद किया करती थी, पर मेरे भाई कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो भगवान के यहाँ जाकर अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और वह एक बार किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तीसरी बीवी से भी औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है, लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है, पर अब मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। बुढ़ापे में बच्चा उठाकर फिर आऊंगा। बच्चों के तो 1000 काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता। फिर आऊंगा।
मेरे बाप के मरने के बाद मैंने अपनी बहन को ही अपनी बेटी माना है। मैं उसको विदा कर दूंगा। मैं सारा अरमान उसकी शादी पर पूरा कर लूंगा। मैं ये बात सुन रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल करते हैं, मुझे अपनी बेटी बना लिया है। भाई मेरी भाभी से बहुत ही ज्यादा काम करवाते थे। रोज रात को भाभी से मसाज भी करवाते थे, जबकि यह काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी भाभी भाई के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती। उनका इतना ज्यादा वजन नहीं था, शायद वो 40 किलो की होंगे। भाई 1-2 घंटे तक भाभी से मसाज करवाते रहते थे, यहाँ तक कि जब भाभी वापस आती तो खुद थक जाती थी। भाई की एक बड़ी अजीब हरकत थी, कभी कभी भाभी को कमरे से बाहर निकाल देते थे। कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वह खुद अपने कमरे में सोते, भाभी दूसरे कमरे में सोया करती थी, लेकिन कभी कभी भाभी उनके कमरे में भी सो जाती थी। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहां पर ऐसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरी भाभी को कहीं जाने भी नहीं देते थे, उनके अपने घर भी नहीं, उन्हें रात को भी अपने घर रुकने नहीं देते थे। मेरी भाभी कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं, हम लोग गरीब थे, मेरे माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी। मेरी तो ये पहली शादी है। भाभी मुझे अपना दुख सुख बांटा करती थी, लेकिन भाई से बहुत ज्यादा डरती थी। जैसे ही किसी आहत की आवाज आती तो भाभी चुप हो जाती। मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ न बताना, मैं तुमसे बात की थी। मैं भी कह दी कि नहीं बताऊंगी, कि मुझे बताकर क्या मिलाना था। मेरी भाभी अच्छी थी और भाई ने मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की जरूरत थी। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उनका बाप बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारे भाई जाने नहीं देते कि घर के काम जरूर है। टाइम पर खाल नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। भाभी मुझे कहती थी कि औरत गरीब बंधे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो वो, लेकिन ऐसा आदमी से शादी न करें जिसके पास पैसे तो हो लेकिन वो आपका एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि पर औरतों तो आजकल ऐसा नहीं सोचती, वो तो बस कहते हैं कि बंदा अमीर हो, चाहे जैसा भी हो। फिर भाभी ने कहा कि काश कि मुझे पहले पता होता कि ये सब कुछ होता है, तो मैं तुम्हारे भाई से कभी शादी नहीं करती। मेरा तो दिल करता है गले में ढोल डालो और सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी न करें, और करें तो कम से कम ऐसा आदमी से करें जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास हो, इंसानियत हो। मेरे भाभी बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हैं, मैं भाई से बात करते हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन भाभी अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। भाई ने कहा कि क्या बात है, क्यों? घर में मनहूसियत फैलाई हुई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर औरतों घर में बैठकर रोते रहे। जिस घर में औरतें इस तरह बैठकर होती हैं, इस घर में पैसे रूठ जाते हैं। तुम क्या चाहते हो कि मेरी कमाई खराब हो जाए? मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो सबसे पहले तुम मुझे छोड़कर जाओगी। मेरी भाभी ने कहा कि मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे भाई को रहम आ गया और उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए शाम को जाओगे और अगली सुबह वापस आ जाओगी। भाभी तो इस पर ही खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरे भाई ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। भाभी ने कहा कि अगर आप भी साथ चलते तो मेरे भाई ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं। मैं ससुराल का मुंह देखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी भाभी तो डर गई। मैं भाई का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। भाभी ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन भाई ने आज उनको ऐसी बात कह दी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका कसूर क्या था? वो कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाओ, लेकिन एक तरफ बाप है और एक तरफ मेरा घर है, और बाप इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर बाबा से ना मिले तो जख्म बनकर मेरा दिल में बात बैठ जाएगी, मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी। लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा।
पीछे से सब कुछ संभाल लेना, इसे मौका ना देना कि इसे मेरी याद आए। मैंने कहा, फिक्र नहीं करो, मैं उनको टाइम पर सारी चीज़ दे दूंगी तो वह यह नहीं कहेंगे। मैं सारी चीज़ बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आएगी। भाभी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे सुख दुख समझती हो। भाभी वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। मैंने भाई को नाश्ता बना कर दिया। इसके बाद खाना शाम को चाय के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश न हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में उनकी ज़ुबान से एक अल्फाज भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरत की तारीफ करने की आदत नहीं थी। नहीं तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ के दो बोल नहीं बोले थे, बल्कि हमेशा कहते थे कि उससे भी अच्छा बन जाता, अगर थोड़ी मेहनत कर लेती तो। रात हुई तो भाई ने मुझे आवाज़ दी। मेरी भाभी ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे भाई को नींद नहीं आती, आज यह काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी थी, मैं भी कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है, तुम्हारी भाभी चली गई है। नहीं तो ये काम तो उसका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो सुबह आएंगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं भाई की मसाज करने लगी। मुझे भाई ने कहा था कि वह 2-2 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं भाई का मसाज करने लगी, लेकिन अभी 20 मिनट गुजरे थे कि भाई की आवाज़ नहीं आई, जबकि वह पहले किसी चैनल पर खबर सुन रहे थे, साथ साथ मुझसे बात भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो मैं भी वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई, मेरी छुट्टी हो गई। 20 मिनट में ही मेरी जान छूट गई। लगता है मैं बहुत अच्छे से मसाज की हूँ, तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आई तो भाभी के घर से कॉल आई। पता चला कि भाभी के बाबा का देहांत हो चुका है। भाभी ने बोला, तुम अपने भाई को लेकर जल्द ही वहां पर पहुंच जाओ। मैं भाई के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर थी इतनी बड़ी बात थी, भाभी की बाबा की मौत हो चुकी थी, लेकिन जब मैं भाई को जगाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं। लेकिन पास वाली आंटी के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी, उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक होते थे और उनके छोटे बच्चे थे, वहीं पर ही रहती थीं। मैंने उनको कहा कि मेरे भाई उठ नहीं ही रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख दिया था, सब ठीक तो है। हम उनके घर पर एक काजन आया हुआ था, उनको लेकर वह घर पर आई। उसने चेक किया तो कहने लगा कि है अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सुनकर हैरान रह गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया। मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया था। मैंने उनको अच्छा खाना खिलाया और मैं उनको मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। यह सब क्या हुआ, भाभी को यह बात बताई। भाभी तो दहल गई और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका बाप मर गया और दूसरी तरफ पति भी। बड़ी ही मुश्किल हालात थे। भाभी पर बमुश्किल आन पड़ी थी। सबसे ज्यादा तरस भभा पर ही आ रहा था। जब वह वापस आई तो उनके बाबा भी इस दुनिया जा चुके थे और भाई को भी हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी दुनिया से जा चुके थे। और आज इस बात को 10 दिन हो गए थे। भाई की सारी जायदाद और पैसे वगैरह मेरे और मेरी भाभी के नाम हो गए। अब मैं और मेरी भाभी घर में रहते हैं। मेरी भाभी ने कभी भाई का जिक्र नहीं किया। वह कभी भी यह नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद कैसे आएगी? उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। मेरी भाभी की एक बहन थी जो अकेली हो गई थी, वह भी हमारे साथ रहती थी। उसकी और मेरी उम्र बराबर है। मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई थी, उसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। हम दोनों ने पढ़ाई भी शुरू की है। भाभी कहती थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे घर में हो, और तुम लोगों के माँ बाप अब नहीं है, मैं ही हूँ। और मैं तुम लोगों की शादी ऐसे घर में करूंगी जिसमें लड़के के पास न सिर्फ दौलत होगी बल्कि आदत और एहसास भी होगा। दौलत वाला देखकर तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। ये जो लोग बेटियों की शादी सिर्फ दौलत देखकर कर देते हैं, न अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं।
मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छी जगह तुम्हारी शादी करूंगी। भाभी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। भाई के साथ यही होना था। उन्होंने इतनी सारी औरतों का दिल दुखाया, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हारा भाई कभी बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन हमेशा इस बात का इल्ज़ाम औरतों पर लगाते थे और उन्हें तलाक देकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। वो इस दुनिया से चले गए। अभी भी उनके साथ अच्छा ही हुआ है, वह नींद में अपनी जान खो बैठे। नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और दुनिया तमाशा देखती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। मेरी माँ ठंड में भी बाहर सोती थी। एक रात मैंने कमरे के बाहर देखा, माँ की चारपाई हिल रही थी। मैं जैसे ही माँ के करीब गया तो मेरे होश उड़ गए। माँ और चाचा माँ हमें अंदर सुलाकर खुद बाहर। मेरे बाबा को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो चाचा ने हमें रोक लिया था और माँ से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वह अपनी बीवी से ज्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। ये वजह थी कि चाची मेरी माँ पर शक कर थी कि इनका मेरे चाचा से कोई चक्कर है, और फिर चाची ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और हम दोनों को बातें भी सुनाती। चाची कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही हमारे काम में कमी निकाली थी। कभी कहती कि ठीक नहीं किया, तो कभी कहती वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे मेरी जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। ऊपर से चाची की 2 बेटियां और 1 बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता सहारा जो थे, चाचा ही थे। चाचा मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर चाची से यह भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से बाबा का देहांत हुआ था, चाचा मेरे और माँ के लिए अलग से फ्रूट लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लेकर आते थे, मगर चाची हमसे वह फ्रूट तक छीन कर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो यह अलग अलग फ्रूट लाने का रिवाज नहीं करना चाहिए। और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते थे। और मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आई तो माँ सहन साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगें दबाने लगी थी जब चाची आ गई और कहने लगी, कोमल फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बेबसों तरह खाड़ी कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। चाची एकदम चीख पड़ी थी। वो कहने लगी कि तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं है कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को इस घर से जाने नहीं देता। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करो। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची से पूछूं कि आपके अंदर का शैतान आखिर कब तक खत्म होगा। दरअसल जब मेरे बाबा थे तो खूब कमाया करते थे। मेरे चाचा से ज्यादा मेरे बाबा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। ये सब देखकर चाची जलन का शिकार होती रहती थी। तब हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों के किसकी नजर लग गई कि मेरे बाबा का देहांत हो गया। माँ अब तक सदमे में थी। चाची ने बड़ी होशियारी से बाबा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में ही नहीं थे। बाबा का कारोबार डूबने वाला था तो चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी, आपका माल है, आपको इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है आपकी मर्जी है। चाचा अपना काम छोड़कर बाबा का बिजनेस संभाल रहे थे।
माँ चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। ये सब देखकर तो चाची का दिल जलकर रह गया था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। चाची ने चाचा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। रोज चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी और कोमल पर इतनी मेहरबान की हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चाचा ने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें यह बात करनी न छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर चाची डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी यह बात अपने मुंह से नहीं निकाली। मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो भी कभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए चाची ने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाची ने तो चाचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्च लाकर माँ के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चाची के दिल में चोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चाचा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को चाचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उससे कहा, चाचा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चाचा कहने लगे, बेटी कहो, क्या बात है? तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊं। कहने लगे थे कि बेटी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। इस वक्त चाची हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वो मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। चाचा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूं। लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो, अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है, मेहनत करता है। चाची ने जब चाचा के मुंह से अल्फाज सने तो उनका रंग उड़ गया था। वो कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई थी। चाचा ने मुझे 10,000 दिए थे और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना। मैंने चाचा को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, धन्यवाद हो तुम्हारे चाचा का, जिन्हें अपनी बीवी की करतूत तो मालूम है। मैंने कहा कि माँ मुझे भी इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं चाहती हूं कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे, ये कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ चाची सारा दिन हमें बेइज्जत करती है, इससे बुरा और वह क्या करेंगी? माँ कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो? मैंने माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात में मैं और माँ बहुत सुकून से सोए थे, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चाची खड़ी थी। वो मुझे खूंखार नजरों से देख रही थी। पीछे ही चाचा भी चले आए थे। चाची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। चाचा ने खुद ही कल रात माँ के इलाज के लिए 10,000 दिए थे। कहने लगी, बस ज्यादा बातें मत बनो, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हम देख रहे थे। चाची ने हमारे कमरे की सारी चीज उलट पुलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारे अलमारी खोली, सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। चाची ने अलमारी में से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में उछाले थे। वह कहने लगी, कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? माँ तो यह सब देखकर घबरा गई थी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चाची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ से आए। चाची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बेटी है जेवर यहाँ लेकर आई है। माँ,
कहने लगी, नहीं, मैं और हूं और ना ही मेरी बेटी चोर है। चाचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थी। वह कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी का जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं? चाची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर चाचा को वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वह कहने लगी, ये वॉलेट है जो मैं और मेरा पति सुभाष तलाश कर रहे हैं। तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर आई होगी। मुझे सब पता है, तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर तुम्हारे चाचा कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे कि न मेरी भाभी चोर है और ना ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज लेकर यहाँ से फरार होने का इरादा बना रही है। चाचा का चेहरा लाल हो चुका था। वह कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चाची कहने लगी, मैं अब और उन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। चाचा चुप थे। चाची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके उनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। जैसे भी है ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चाची के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, आज भी आप उन दोनों की ही तरफदारी कर रहे हैं। चाचा चुप रहे। चाची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी को पुलिस के हवाले न करो, उन्हें घर से निकाल दो। मैं अब उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चाचा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और मां से कहने लगे, भाभी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और कोमल ने इस तरह की हरकत न की होती तो मेरी बीवी के मजाल ना होती कि आपको इस घर से न कहती गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है। मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतर इसी में है, आप इस घर से चली जाए ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले न कर सके। मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वह जिंदगी में पहली बार चाचा के सामने बोल रही थी। वह कहने लगी, जिस घर में तुम रह रहे हो या मेरे पति ने बनाया था, एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो सारी हदें पार कर चुके हो। तुमने मेरे पति के घर पर कब्जा किया। मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रखा, हमसे पूरे घर के काम करवाए। मैं फिर भी चुप रही। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत तेज थी, मगर चाचा कहने लगे, भाभी, आपकी जिस फैमिली में रह रही है, अगर मैं आपके पति का बिजनेस न संभाला होता तो क्या वह इस मुकाम पर होता? बल्कि वह कब का डूब गया होता और आप यह घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत बिना रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गायब है। यकीनन वह आपने चोरी किया होगा। यह बात सुनकर चाची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वह कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर चोर हैं। चाचा कहने लगे, आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हैं, अब अपनी बेटी का हक सोचो बतरी। इसी में है कि आप घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सलूक होता है। चाचा ने माँ को इस कदर डराया था कि वह अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और माँ बैठ अड्डे पर पहुंच गए थे। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से बाबा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिल ही नहीं पाया था। अब असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे? जब से बाबा हमारी जिंदगी से गए थे, चाचा ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला था। मैं भी खामोशी और माँ भी खामोश थी। फिर रात हो गई मर्द। हम अकेली औरतों को अजीब नजरों से देखने लगे थे। तब माँ कहने लगी, बेटी, हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुंचे तो हमें एक घर नजर आया। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है माँ,
आज हम इस घर में चलते हैं। मैं और इस घर में दाखिल हो चुके थे। वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और मेज जमीन पर ही बैठ गई थी। मां के आंसू निकलते जा रहे थे। वह कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है। आपका कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। रब उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार है। मैं खामोश रही थी। मैं और मां एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे न तो मुझे नींद आ रही थी और न ही मां को। मैंने महसूस किया कि मां को बेचैन सी है। कभी उठकर खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है मां, थक गई है? आप क्या? मां ने नहीं में सर हिलाया था। और तब मैंने महसूस किया कि मां का पूरा वजूद पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते बेहोश हो गई थी। मैं बोली, मां क्या हो गया है? आपको आंखें खोलो। मगर मां ने मुझे कोई जवाब न दिया। वह बेसुध जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से मां की नब्ज को टटोला था। वह भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी मां दिल के मरीज है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में मां को जुबान के नीचे रखने वाली गोली को कहा था। मेरे पास इस वक्त गोली मौजूद नहीं थी। मैंने मां को वहीं पर लेटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से जल्दी करीबी मेडिकल पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से मां के लिए गोली ले आओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे 2 आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा बहुत तेजी से दिल धड़कने लगा था। वह कहने लगे कि तुम यहां से भागकर कहां जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बात सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ और तेज कर ली थी, मगर वो भी कहां रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते रहे और मेरा रब से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी मां बीमार है, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था। टांगे कांप रही थीं, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया था। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल धक से है गया था। रात के इस वक्त कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह भी करना पड़ गया था। कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहां से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर यह देखकर तो मेरी हैरत की इम्तिहान ना रही थी कि वे दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान भी आ गए थे। अब यहां मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई। मैं आवारा लड़कों की नजरों से ओझल होने के लिए टूटी हुई कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूं और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज आती जा रही थी और साथ ही साथ वे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि अगर यह लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये बात सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी। फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली। तो वह वापस चले गए थे। मैं अपनी सांस से बराबर करने लगी थी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज पर लगा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा हो, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफेद कपड़ों में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं जब इस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे पैसे और जेवरात नजर आए थे। इसमें जेवरात देखकर मैं दंग रह गई थी। जेवरात के साथ ही कागजात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे थे। मैंने वो उठाए और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। नई जगह पर वापस आ गई थी जहां रात माँ को छोड़कर गई थी। ये देखकर हैरान रह गई थी कि वहां पर औरतों मौजूद थीं जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो देखकर माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, आप कौन हैं? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहां से गुजर ही रहे थे तो हमारी नजरें इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। सारी बात समझ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जबान के नीचे रखने वाली गोली के लिए बोला है।
मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैंने वो गोली निकालकर उसकी जुबान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। रब इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहां से उसने सोचा भी ना हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैं उन औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई थी। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, माँ आप चुप रहो। मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। कमरा बुक करवाया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया था, पर उसके सामने वह गठरी खोलकर रख दी। हमने जब वो कागजात खोले तो इस पर जो तारीख लिखी थी उसको देखकर हैरान रह गए। यह जेवरात किसी ने 70 से 80 साल पहले सुरक्षा के लिए कब्र में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीजों का मालिक तो मर गया होगा। तब माँ कहने लगी, अब हम यह चीज रख सकते हैं। फिर हम न जेवरात बेच दिए थे, वो इतने ज्यादा महंगे थे कि हमने अपने लिए नया घर भी ले लिया था। तब माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ नहीं करूंगी। माँ ने कहा कि मैं चाचा और चाची पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे बाबा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मैंने चाचा और चाची पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा वकील रख लिया। फिर कुछ वक्त में ही हम यह केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा भी जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चाची अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी चाचा और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चाची ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है। अपना किया हुआ लौटकर सामने जरूर आता है। यह बात हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी में। मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, लेकिन उनमें से एक उम्र में सबसे बड़ा था। वह 15 साल का था और उसने अपनी ट्यूशन का समय बाकी बच्चों से अलग करवा लिया था। ट्यूशन में आते ही वह बच्चा अपनी गोद में बैग रखकर सिर्फ मुझे देखता रहता था। एक दिन जब मैं बोर्ड से पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि उसकी नजर बोर्ड पर न होकर कहीं और थी। इतना ही नहीं, वह अपनी गोद में बैग रखकर अजीब हरकतें कर रहा था। उसी वक्त मैंने उसकी गोद से बैग हटाया तो जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह 15 साल का लड़का मुझे देखकर वहीं बैठे बैठे मेरा नाम पूजा है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही थी। मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली हुई थी। तब मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी 3 बहनें थीं जो मुझसे छोटी थीं। हमारा परिवार मेरी बहनें और माँ तक ही सीमित था। जब से मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू किया था, मैं अपनी पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देती थी। पिछले कुछ सालों में मेरी अच्छी नौकरी के कारण माँ ने एक और प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अब मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्हें देखकर मैं रुक गई, क्योंकि माँ ने मुझे उनके आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उन्हें हल्की मुस्कान दी और बेडरूम में चली गई। अपने कमरे में पहुंचते ही मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन सज धज कर बैठी थी। इसका मतलब था कि वो मेहमान मुझे नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन को देखने आए थे। एक तरह से मेरी उम्मीदें टूट गई थी। अब मेरी उम्र 30 साल हो चुके थी, लेकिन माँ ने मेरी शादी की बजाय मेरी छोटी बहन की शादी करा दी। इसके पीछे का कारण मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था। इसी तरह कुछ साल और बीत गए और अब मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की बात छेड़ने को तैयार नहीं थी। देखते ही देखते उसने अपनी दूसरी बेटी की शादी कर ली। एक के बाद एक माँ को तीनों बेटियों की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन मैं तो जैसे पीछे छूट गई थी। वह मेरी सौतेली माँ थी। उसने अपनी सगी बेटियों की शादी सही उम्र में कर दी, लेकिन मेरी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं उसके लिए केवल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, इसलिए वह मेरी शादी नहीं कर पा रही थी। अब दिन ब दिन मुझे शादी न होने का अफसोस होने लगा था, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। माँ की न रुकने वाला लालच के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यह मुझे महसूस हो रहा था।
इसलिए मैंने अपने शहर की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला किया। वहां मैंने किराए पर घर लिया और उसी शहर के एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ था कि अचानक उस प्राइवेट स्कूल पर ताला लग गया, क्योंकि वहां टीचर्स को समय पर सैलरी नहीं मिलती थी। इस वजह से कई टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया और मैं भी उनमें से एक थी। अब मैं अपनी जमा पूंजी से अपने खर्च पूरे करने लगी। मुझे पता था कि मेरी बचत से ज्यादा दिन घर नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने घर में ही ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू कर दी। मैंने अपने किराए के घर के बाहर एक बोर्ड लगाया कि यहाँ ट्यूशन क्लासेस दी जाती है। बोर्ड लगाए हुए 5 घंटे ही हुए थे कि मेरे घर की बेल बजी। दरवाजा खोलते ही एक आदमी अपने बेटे को लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा नजर आया। धीरे धीरे 5 से 6 विद्यार्थी मेरे पास ट्यूशन के लिए आने लगे। उन 6 विद्यार्थियों के बाद कुछ दिनों में मेरे ट्यूशन में एक 15 साल का लड़का अरमान आया। उसकी माँ के हाथ में उसका 6 महीने का बच्चा था और बगल में उसका बड़ा बेटा अरमान खड़ा था। उस महिला ने अरमान का मेरे यहाँ एडमिशन कराया और बोली, मैडम, आप मेरे बेटे को कम से कम 4 घंटे ट्यूशन दीजिए। घर पर मुझे बहुत परेशान करता है और पढ़ाई भी नहीं करता। कम से कम आपके डर से थोड़ी पढ़ाई तो करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैं आपको 2000 रुपए ज्यादा दूंगी। ज्यादा पैसा किसी नहीं चाहिए होता। वैसे भी मेरा कोई अपना परिवार नहीं था। मुझे किसी पति को जवाब देना था, इसलिए मैंने उस महिला के बेटे की एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन से अरमान आने लगा। पढ़ाई में काफी होशियार था। ट्यूशन में बाकी बच्चे जाने के बाद भी अरमान की एक्स्ट्रा ट्यूशन होती थी। ट्यूशन के दौरान अरमान बहुत अच्छी बातें करता था। उसके साथ ट्यूशन का समय कैसे बीत जाता था ये मुझे भी पता नहीं चलता था। मैं भी अपनी जिंदगी में अकेली थी और मुझे भी कोई बात करने वाला मिल गया था। ऐसे ही दिन चल रहे थे। मैं जिस घर में रहती थी उस घर की ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा बहुत पहले से घिरा हुआ था। अब वहां भी एक व्यक्ति किराए पर रहने आया था। वो भी मेरी तरह अकेला था। एक शाम 6 बजे अरमान घर जाने के लिए निकला था। तभी वह नया किराएदार मुझे चाय पानी के लिए बुलाने मेरे घर आया था। उस किराएदार की बात सुनकर अरमान जानबूझकर और कुछ देर के लिए ट्यूशन में रुका। उसने कहा, मैडम, मुझे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम समझने हैं। ऐसा कहकर वह मुझे क्लासरूम में ले आया। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन अरमान का ध्यान बिल्कुल भी मेरी सिखाने पर नहीं था। बस बेवजह मेरा समय बर्बाद कर रहा था। यह मुझे समझ आ गया था। तब मैंने उससे कहा, तू बेवजह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। तेरी ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। अब तू घर जा सकता है। उस दिन अरमान को क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। जब तक मैं वापस नहीं आता अपना ख्याल रखना। अचानक उसे मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी थी यह मुझे समझ नहीं आया। अगले दिन जब निखिल की ट्यूशन का समय हुआ तो वह नहीं आया। अचानक आसमान में बादल छा गए और कभी भी जोरदार बारिश हो सकती थी। इसलिए ट्यूशन में आए बच्चों को मैंने 1 घंटे के भीतर ही छुट्टी दे दी। आधे घंटे के भीतर ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश देख रही थी। तभी अचानक कुछ समय बाद अरमान पूरी तरह से भीगा हुआ मेरी तरफ घर की ओर आता दिखा। उसे इस हालत में देखकर मैंने तुरंत उसकी तरफ रुमाल फेंका और उसे घर के अंदर ले आई। घर में आते ही अरमान मुझसे लिपट गया। उसकी इस अचानक हरकत का कारण मैं समझ नहीं पा रही थी। अरमान उस वक्त रो रहा था। मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आज उसकी माँ ने उसे मारा है और वो अब घर वापस नहीं जाएगा। उस रात अरमान घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने उसे अपने घर में खाना खिलाया, लेकिन फिर भी वह अपने घर जाने को तैयार नहीं था। उसकी माँ भी उसे रात भर देखने नहीं आई और उसका फोन नंबर भी नहीं मिल रहा था। मैंने अरमान को जबरदस्ती भी नहीं निकाल सकती थी। उस रात मैंने उसे अपने घर में ही सुला लिया और वह मेरे कमरे में ही सोया। अगले दिन सुबह उसकी माँ मेरे दरवाजे पर आई और मुझसे कहा, आप इस लड़के को अपने घर में बिल्कुल भी मत रखो। मैं इसे पूरी तरह से तंग आ गई है। इसे आप यहाँ से निकाल दो। अरमान की माँ बोलते वक्त रो रही थी। उसने अरमान को मेरे सामने एक थप्पड़ भी मारा। तब मैंने उसे अपने बेटे को मार में से रोका।
वो मुझसे बोली, आप इस लड़के की तरफदारी बिल्कुल मत करो, नहीं तो आपको आगे पछताना पड़ेगा। अभी इसे यहाँ से निकाल दो। अगर आपको इसे अपने पास रखने का इतना शौक है तो आप ही से रख लो। मैं आगे इसकी ट्यूशन फीस नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वह महिला वहां से चली गई। अरमान की माँ में अपने बेटे के लिए जरा भी ममता नहीं दिख रही थी। अरमान काफी समय से मेरे पीछे लिपटा हुआ था और उसकी माँ के जाते ही उसने मुझे जोर से गले लगाया। मैंने उसे शांत किया। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल भर आया। तब मैंने सोचा कि मैं वैसे भी घर में अकेली ही रहती हूँ, तो कुछ दिन अरमान को अपने पास रख सकती हूँ। उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, तब वह अपने बेटे को ले जाएंगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन उसकी माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब तक मैंने अरमान को अपने घर में रखने का फैसला किया। अरमान का जो थोड़ा बहुत सामान था वह उसकी माँ मेरे दरवाजे पर फेंक कर चली गई थी। मैंने उसकी माँ का कुछ टाइम का गुस्सा समझा था, लेकिन अगले 2 दिन बाद मुझे पता चला कि उसके माँ बाप कॉलोनी छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। उसकी माँ का फोन भी नहीं लग रहा था और मैंने अरमान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए हैं, बहुत सोच में पड़ जाता। इससे उसके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। उस दिन के बाद मैंने उसे अपने घर पर ही रखना शुरू कर दिया। वह सुबह के समय पर स्कूल जाता था और शाम को ट्यूशन के वक्त ट्यूशन में बैठता था। 3-4 दिन बीत गए और इन दिनों में अरमान ने मेरे सामने अपने माँ बाप का नाम भी नहीं लिया था। ऐसे ही एक दिन रात को अरमान रोज की तरह मेरे कमरे में मेरे बगल में सोने आया। जब से वो मेरे कमरे में सोने आने लगा था, कमरे की लाइट पूरी तरह बंद कर देता था। इतने अंधेरे में सोने की मुझे आदत नहीं थी, लेकिन अरमान के लिए मैंने खुद को अंधेरे में सोने की आदत डाली थी। अचानक उस रात अरमान ने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह 15 साल का लड़का है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी ना, तो मैं उसके बगल से उठ पाई और न ही उसकी पकड़ से खुद को छोड़ा पाई। लगभग आधे घंटे के बाद वह मुझसे अलग हुआ। उस रात में बहुत डर गई थी। उसके बगल से उठकर मैं हॉल में चली गई। सुबह जब अरमान मेरे कमरे से बाहर आया तो वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे रात को उसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। मैं उसे कुछ पहुंचने ही वाली थी कि वह किचन में चला गया। उसके कमरे से बाहर जाते ही मैं बाथरूम में नहाने चली गई। बाथरूम से बाहर आते ही अरमान मुझे सामने दिखाई दिया। वह चाय का कप लेकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरे कमरे में है। अचानक उसे कमरे में देखकर मैं शर्मा गई और फिर से बाथरूम में चली गई। अंदर से मैंने पूरे कपड़े पहन लिए और बाहर आई। बाहर आते ही मैंने अरमान से पूछा, अरमान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रात को तुमने अचानक मुझे इतना जोर से क्यों पकड़ा था? इस पर वह बोला, मैडम, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो तुरंत सो गया था। उसका जवाब सुनकर लगा कि शायद वह सब कुछ नींद में हुआ होगा, तो मैंने उस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। कुछ देर बाद अरमान स्कूल जाने के लिए निकल गया। दोपहर को जब वह घर आया तो रोज की तरह वह ट्यूशन में बैठा। अब मैं उसके एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रही थी। उस दिन ट्यूशन की बाकी बच्चे जाने के बाद भी अरमान काफी देर तक ट्यूशन में बैठा रहा। मैं उसे बोर्ड पर मैथ्स के कुछ सवाल हल करके दिखा रही थी, इसलिए मेरी नजर बोर्ड पर थी। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अरमान मुझे किसी और ही हालत में देखा और उसकी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं था। वह अपनी गोद में बैग रखकर बैठा था और अजीब तरीके से हिल रहा था। मैंने उसे जोर से आवाज लगाई, तभी वह अचानक चौंक गया। निखिल अपनी गोद में बैग लेकर उससे ऐसा क्या कर रहा था कि मेरी आवाज सुनते ही वह हड़बड़ा गया। अरमान को लेकर मेरे मन में तरह तरह के अनचाहे ख्याल आने लगे। कल रात उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? क्या वाकई अरमान नींद में था या उसने जानबूझकर ऐसा किया था? अरमान को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस दिन मैंने अरमान की माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसका फोन बंद था। उस 15 साल के लड़के के बाल मन पर कोई गलत असर न पड़े, इसलिए मैं उसके माता पिता के बारे में उसे कुछ नहीं कहती थी। अरमान को अपने घर में रखने का फैसला मेरे लिए बड़ी गलती साबित हो रहा था। मुझे तब समझ नहीं आया था। फिर उस रात अरमान मेरे पास सोया था।
तब उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा था। उसकी पकड़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह 15 साल का लड़का अब मेरी जान ले लेगा। उस रात मैंने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब मैंने अरमान से उसके ऐसे बर्ताव के बारे में पूछा तो वह बोला, मैडम शायद आप रात को कोई सपना देख रही थी। 15 साल का लड़का मुझे एक 35 साल की औरत को झूठा साबित कर रहा था। एक पल को मुझे लगा कि शायद मैंने ही कोई सपना देखा होगा, लेकिन दोपहर में एक्स्ट्रा क्लास के दौरान जब मैंने अरमान को उसकी गोद में बैग रखे हुए बैठे देखा तो मुझे शक हुआ। पहले कभी मैंने उसे इस तरह की अजीब हरकतें करते नहीं देखा था। उस समय भी उसका ध्यान मेरी पढ़ाई पर नहीं था। बैग के पीछे वह क्या कर रहा है, यह देखने का मैंने फैसला किया। जैसे ही मुझे उसकी हलचल नजर आई, मैंने झटके से उसके गोद से बैग हटा दिया। तब मैंने देखा कि अरमान अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बांधकर लगातार अपने पैर पर मार रहा था। उसकी नजरें भी कुछ अलग ही थीं। उसकी वह नजरें देखकर मैं बहुत डर गई थी। ठीक उसी समय ऊपर की मंजिल के किराएदार रमेश घर आया था। जब से वह यहाँ रहने आया था, अगर वह कुछ नया लाता तो मुझे भी देने आता था। उस दिन भी वह मार्केट से ज्यादा सब्जी लेकर आया था। शायद देने के लिए ही मेरे घर आया था। रमेश को भी अरमान का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा था। जब रमेश ने मुझसे अरमान के बारे में पूछा तो मैंने उसे अरमान की नजर से छिपाकर बताया कि उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए हैं। अरमान के बारे में सुनकर रमेश को उस पर दया आई। उसने अरमान से कहा, तू अपनी मैडम को परेशान करने के बजाय आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। रमेश की बात पर अरमान बहुत गुस्सा हो गया था। तब भी वह मेरे पीछे छिपकर रमेश को जवाब देने लगा। वह बोला, मैं अपनी पूजा मैडम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम आज के बाद मेरी मैडम के आसपास भी मत देखना। अचानक अरमान को क्या हो गया था पता नहीं, पर मेरी चिंता में उसने रमेश से बदतमीज की भाषा में बात की। तब मैंने अरमान को डांटकर कमरे में भेज दिया। मेरे लिए लाई हुई सब्जी देकर रमेश भी अपने घर जाने लगा। दिन ब दिन अरमान का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अजीब होता जा रहा था। रात को सोते समय उसका मुझे शादी ऐसा कुछ बड़बड़ाना मुझे समझ नहीं आता था। मैं रोज वही सपना देखे इतनी पागल भी नहीं थी। यह सब मेरे साथ कुछ अजीब होने का संकेत तो नहीं थे। उस रात मैंने अरमान से कहा कि बाहर हॉल में सो जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। जिद करके वह मेरे कमरे में आया और आते ही कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, कमरे में पूरी तरह अंधेरा कर दिया और मेरे बगल में आकर सो गया। अचानक आधी रात को अरमान का वही बर्ताव फिर शुरू हो गया। आज तो वह धीरे धीरे मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। उसने एकदम से मुझे कसकर पकड़ लिया। अरमान ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो मैं जोर से चिल्लाने लगी। तब हॉल में मेरी आवाज का इंतजार कर रहा रमेश दौड़ते हुए मेरे कमरे में आ गया। मैंने रमेश को फोन पर अरमान के व्यवहार के बारे में बताया था और उसे मदद के लिए बुलाया था। कमरे में आते ही रमेश ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही मेरी नजर अरमान पर गई। मैंने अरमान को देखा तो उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं बहुत डर गई थी। रमेश ने अरमान से मेरी जान बचाई। मैं अरमान से दूर हो गई। तब भी वह अकेला ही बिस्तर पर पड़ा था। अरमान की हालत कुछ अलग ही लग रही थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए थे और आंखें भी कसकर बंद थीं। वह एक ओर देखता हुआ कांप रहा था। उसे क्या हो रहा था यह हमें समझ में नहीं आ रहा था। तब रमेश की मदद से मैं अरमान को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने पर उसके चेकअप हुए और पता चला कि अरमान को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसकी इस बीमारी का सही इलाज नहीं होने के कारण उसके दौरे बढ़ते जा रहे थे। यानी हर रात अरमान जानबूझकर या अजीब तरीके से मुझे कसकर नहीं पकड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से वह मेरे बगल में होते हुए भी मुझे समझ नहीं आया था कि उसे दौरे पड़ रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आज आप इस लड़के को समय पर अस्पताल नहीं लाते तो उसकी जान जा सकती थी। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अरमान के साथ कहीं न कहीं मेरा एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया था। 2 दिन बाद अरमान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पहुंचने पर अरमान मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे माता पिता को फोन किया था, लेकिन वो फोन उठाने को तैयार नहीं थे। तुमने ऐसा कौन सा गुनाह
किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? इस पर अरमान ने कहा, मैडम मुझे पता है कि मेरे माता पिता इस शहर से दूसरे शहर में चले गए हैं। जब मेरी माँ ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाला, तभी वह कह रही थी कि मैं इस शहर से चली जाऊंगी। असल में जो महिला मुझे आपके पास ट्यूशन के लिए लाई थी, वह मेरी असली माँ नहीं है। उस जोड़े ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था। जब उन्होंने मुझे गोद लिया, तब मैं 6 साल का था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस जोड़े ने मुझे गोद लिया था। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें उनकी खुद की औलाद हुई। जब उनका अपना बच्चा हुआ, तो मेरी उस माँ का मुझसे मन हट गया। उसे मैं घर में नहीं चाहिए था। वह हमेशा कहती थी कि कहीं चले जाओ। अब तक मुझसे प्यार से बात करने वाला कोई नहीं मिला था। जब मैं आपके पास ट्यूशन के लिए आने लगा, तब से आपका स्वभाव मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। आप मुझसे मेरी माँ से ज्यादा करती थी। जब मेरी माँ ने मुझे मार पीट कर घर से निकाला, तो मेरे सामने सबसे पहले आप आई। तब मैं शरण लेने आपके दरवाजे पर आया, और तब से आज तक आपने बिना एक शब्द कहे मुझे बहुत प्यार से अपने घर में रखा। अरमान की सच्चाई सुनकर मेरी और रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तब रमेश ने कहा, अरमान, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें आज से गोद लेना चाहता हूँ। रमेश ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। रमेश और मैं हम उम्र थे। रमेश ने कहा, कुछ साल पहले मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने मुझसे कुछ मेडिकल टेस्ट कराने को कहा था। उसमें पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। धीरे धीरे यह खबर हमारे पूरे समाज में फैल गई, और इसी कारण से कोई भी अपनी बेटी मुझसे शादी के लिए देने को तैयार नहीं था। इसलिए अब तक मैं कुंवारा हूँ। आज मैं 35 साल का हो गया हूँ, फिर भी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने भी अपनी कहानी साझा की कि कैसे मैं 35 साल की उम्र तक बिना शादी के रही। हम तीनों कहीं न कहीं प्यार के लिए तरस रहे थे। ऊपर वाले ने हम 3 अनाथों की अनजाने में मुलाकात करवाई थी। 35 साल की उम्र में मुझे रमेश से बेहतर कोई और व्यक्ति मिलने की उम्मीद नहीं थी। रमेश बहुत अच्छा इंसान था। मेरी माँ बनने की उम्र भी निकल चुकी थी, इसलिए मैंने बिना किसी सोच विचार के रमेश से शादी करने का फैसला लिया। हमने कानूनी तौर पर अरमान को गोद लिया। उस दिन के बाद हम तीनों को एक परिवार मिल गया। ऊपर वाला किस रास्ते से और किसे हमारे साथ जोड़ देगा, ये कहना मुश्किल है। मेरे अपने लोगों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन रमेश जैसे व्यक्ति ने मुझसे शादी करके मुझे एक नया जीवन दिया, और अरमान ने मुझे माँ का एहसास दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जरा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।